हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक और वैकेंसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये यूपी एसएससी की वैकेंसी है। यहाँ पर भी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपकी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। ठीक है, चलिए क्या क्या है ये वैकेंसी। जो इसकी जो आज विज्ञापन जो 24 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। और ये इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 27 जुलाई से स्टार्ट होगी इसकी, है ना। 27 जुलाई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। इसकी लास्ट डेट क्या है? 17 अगस्त है। चलिए अब देखते हैं कि ये इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। यह एग्जाम केवल वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट नंबर की जो पीईटी एग्जाम हुई थी। कौन सी वाली? पीईटी 2025 जो क्लियर कर चुके हैं। जो पीईटी 2025 जैसे अभी इंटरव्यू प्रोसेस तो हट गई है, इसमें से भी सभी है ना। ये जो पोस्ट है वो बीएससी वाले भर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा जो पीईटी 2025 पास की है। वो इस सेकंड फेज में क्या हो सकता है? एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होगी? लिस्ट के हिसाब से होगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को नेक्स्ट पेपर देने की अनुमति रहेगी। ये पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए अलग से क्या होगा? फीस का प्रावधान अलग से रहेगा। अभी कोई फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर केवल एक आवेदन शुल्क जो रहता है ना, 25 रुपए का जो कंप्यूटर शुल्क होता है ना, पोर्टल शुल्क, वो लगेगा। बाकी कोई फीस नहीं लगेगी। आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या होगा? लिस्ट आएगी। फिर जो लिस्ट में जिनके जिनके नाम होंगे उनसे डबल से या तो फॉर्म भरवाए जाएंगे या फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स बुलवा के उनकी एग्जाम ली जाएगी। चलिए, ये जो यूपी पीएससी की जो वेबसाइट है, ये वाली, है ना, upssc.government.in, इस पे आवेदन पत्र मिलेगा आपको, है ना। ये जो नोटिफिकेशन है इसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा? सिलेबस भी मिलेगा। ठीक है। जिन बच्चों ने जो एमपी के है, जो अदर स्टेट के है, और जिन बच्चों ने इस एग्जाम को प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी है, ठीक है, उसके बावजूद वो आप इस वाले को वीडियो को जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी। ठीक है, उसके लिए आप पहले से अपडेट रहेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सभी स्टूडेंट के लिए होती है, कॉमन एग्जाम होती है। जैसे अभी हमारे एमपीपीएससी में क्या हो रहा है? फर्स्ट पेपर ले रहे हैं, फिर सेकंड पेपर ले रहे हैं, है ना। अलग अलग। ऐसा क्या होता है? फर्स्ट पेपर पहले से ले लिया गया है, टेंशन खत्म। बाद में फर्स्ट पेपर पहले से ले लिया गया है। इसमें यदि कोई पास है तो वो आप आपके सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। ठीक है, ऐसा है। आवेदन कहाँ मिलेगा आपको? यही गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इसी पे आपको आवेदन भरना है। इसी में आपको तो सबसे पहले क्या करना है? आपको आवेदन पत्र भरने से पहले आपकी इसका जो ये डाउनलोड, ये वाला जो है, ऐसा आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से डाउनलोड कीजिए, है ना। मैं तो आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ। आप इसको आवेदन को अच्छे से डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखिए। ठीक है। उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को फिल करिए, यदि आपने फर्स्ट पेपर क्लियर किया उसके बाद में भी, है ना। आपकी जितनी भी आवश्यक जो डिग्री वगैरह है ना, जो भी इसमें क्या बोलते हैं, इस एग्जाम के लिए जो जो चीजें मांगी गई है वो 17 अगस्त है जो लास्ट डेट है, उसके पहले हो जानी चाहिए। मतलब अंतिम तिथि के पहले पहले ये सब चीजें हो जानी चाहिए ना। आयु सीमा में जो छूट है वो जो आपके स्टेट में जिस टाइप से लागू होगी समय समय पे, उस हिसाब से आपको मिलेगी, है ना। हाँ। अब कैसे पता चलेगा उनको कि आपने फर्स्ट पेपर क्लियर किया है कि नहीं किया है? ये आवेदन फॉर्म जो है ना, वो जो आपका फर्स्ट वाला पेपर दिया था उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका फर्स्ट पेपर था ना, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, लॉगिन आईडी जो थी, है ना, उसी उसी के जरिए क्या का सेकंड वाला फॉर्म भी ओपन होगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, है ना। आप चाहो कि देखने के लिए मैं ओपन करूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा? ओपन होगा, है ना। जो फर्स्ट वाले में 2025 में जो आपने 2025 प्रारंभिक परीक्षा में जो आपने अपनी डिटेल्स भरी थी, वही डिटेल्स यहाँ पर भी भरनी है, सेम भरनी है ना। और आप जिन जिन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, आप एक साथ एक से ज्यादा पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। उन पर क्या करना? आपको टिक लगाना है। ठीक है। और जहाँ पर भी यस नो का ऑप्शन आएगा वहां आपको फिल करना है। कुछ भी क्या हो गया, कुछ भी कॉलम क्या होगा, खाली नहीं छोड़ना है। फोटो और हस्ताक्षर 2025 वाले में जो डली हुई है प्रारंभिक परीक्षा में, वो अपने आप अपलोड हो जाएगी। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपकी ही है या नहीं। यदि आपकी नहीं है तो फिर आपको हेल्पलाइन पे
कांटेक्ट करके बताना है कि फोटो मेरा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, चलिए। फीस का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि फीस क्या है कि कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, है ना, कोई से भी वर्ग के लिए फीस को जीरो है, सबके लिए क्या है, जीरो फीस है ना। और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये लगेंगे। हमारे यहाँ 50 रुपये लगते हैं ना, ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, 25 रुपये आपको केवल केवल 25 रुपये भरना है। 25 रुपये भरने के बाद में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी होगी उनके लिए मुख्य परीक्षा में जो बैठने के अलग से फीस ली जाएगी, उसके लिए अलग से फीस होगी, परीक्षा शुल्क होगा, उसका निर्धारण बाद में किया जाएगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, वो कब होगा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उसका शुल्क का क्या होगा, भुगतान किया जाना करना पड़ेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने से पूर्व, शॉर्ट लिस्टेड है, नहीं तो आप फीस का भुगतान नहीं करेंगे, है ना, तो आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है ना। और जो भी फॉर्म भरा जाएगा, आप जो भी फॉर्म भरोगे उसको प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मांगेगी कब, जब आप क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे, सेकंड पार्ट के लिए जाएंगे, जब आपके आवेदन की क्या होगी, क्या बोल सकते हो उसको आप, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे, जब इसको मांगा मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आपको डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, मतलब इसकी डाउनलोड करने की जो लिंक है वो डबल से री ओपन नहीं होती है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए। अब कौन कौन से पद है, कहाँ कहाँ है, ये देखते हैं। कुल विज्ञापन है ना, कौन कौन से पद है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये हर डिपार्टमेंट के लिए अलग दी है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या लेना है आपको, ये देखना है आपको। ठीक है, वैज्ञानिक सहायक है ना, वेतनमान क्या रहेगा, लेवल 6 रहेगा, है ना, न्यूनतम 35,400 रहेगा, और अधिकतम क्या रहेगा, 1,12,400 रहेगा। ठीक है, यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 54 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं, है ना। जनरल कैटेगरी की कितनी है, 54 सीट है। एसटी के लिए, अनुसूचित जाति ना, ये एससी है और ये एसटी है। ठीक है, एससी के लिए 28 है, सॉरी एससी के लिए 28 है, और एसटी के लिए क्या होगा, 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 13 है। कुल मतलब 134 पद है। कहाँ पर है, ये अभी अस्थाई बोलेंगे या अस्थाई लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होता है, उसके बाद में 2 से 3 साल बाद में आपको इसमें क्या होता है, स्थायी कर दिया जाता है ना। अभी तक जितनी भी एग्जाम निकलती ना, उनमें सबको क्या करेंगे, अस्थाई ही लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड वाली क्या है हमारी, सेकंड वाली है क्या, कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, ये भी इसी में है। इसमें पोस्ट का नाम अलग है, देखो तीनों एक ही प्रयोगशाला में, तीनों पोस्ट क्या है, एक ही प्रयोगशाला के लिए है, लेकिन पोस्ट का नाम अलग है। एक वैज्ञानिक सहायक है, दूसरा वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन है ना, और तीसरा लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला है। क्या है, लैब प्रयोगशाला। ठीक है, कि 1 2 3 इसमें वेतनमान ऊपर वाली में और नीचे वाली में तो सेम ही है। ठीक है, वेतनमान सेम, लेकिन जो लैब असिस्टेंट है उसमें न्यूनतम लेवल 4 रहेगा। जो न्यूनतम वेतनमान है वो 25,500 रहेगा, और अधिकतम क्या होगा, 81,100 रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाली पोस्ट के लिए जो एस सी है उसके लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, जनरल की कोई कैटेगरी है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए कितने 6 है, और टोटल कितनी 13 पोस्ट है ना। ऐसे ही प्रयोग लैब असिस्टेंट के लिए क्या है, जनरल वालों के लिए युवा जनरल वालों के लिए 23 है, एससी वालों के लिए 12 है, एसटी वालों के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और टोटल कितनी 56 है। चलिए, ये हो गया एक पार्ट। ठीक है, ये एक और है, ये वाली कौन सी, ये वाली है, ये है कार्यालय विधि, ये वहीं पर है ना, ये भी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक है ना, विशेष चयन है ये। ठीक है, विशेष चयन का भी बताएंगे क्या होता है, ये भी वही 4, 25,500 और 81। इसमें एससी के लिए 2 है ना, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए 3 है, और कुल कितने 5 पद है। ठीक है, चलिए, है ना। अब आरक्षण देखो यहाँ पर क्या है, आरक्षण भी दिया गया अलग से, कुछ आरक्षण अलग से दिया गया है ना। वैज्ञानिक सहायक के लिए जो यहाँ पर देखो आरक्षण की कैटेगरी देखो पहले क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ठीक है, ठीक है, दृष्टि बाधित है ना, प्रारंभिक क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का देखो, जो वैज्ञानिक अधिकारी सहायक 1 पोस्ट है,
और ये प्रयोगशाला असिस्टेंट, इसमें पहले वाले में 2 पोस्ट रिजर्व रहेगी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए, है ना, और आरक्षण अलग से दिया जाएगा। और ये तीसरे नंबर का लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला है, इसके लिए 1 पोस्ट है। ठीक है। ये अंग धात है ना, कुछ जैसे एसिड आक्रमण पर पीड़ित है, मांसपेशी दुष्कर्म है, ये चलने फिरने में दिक्कत है उनको, उनके लिए क्या है 5 है पोस्ट काय में, वैज्ञानिक सहायक में, और असिस्टेंट वाली में क्या है 2 है। ठीक है, ऐसे टोटल क्या है। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए क्या है, क्या वैज्ञानिक सहायक के लिए 6 है, और असिस्टेंट के लिए टोटल कितनी है 2 है। ठीक है। और महिलाओं के लिए सबसे पहली वाली में जो वैज्ञानिक सहायक 1 नंबर की है उसमें 26 है, 2 नंबर वाली में क्या है विशिष्ट चयन वाली में 2 है, और 3 नंबर वाला जो लेब असिस्टेंट है उसके लिए 11, और लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक जो है उसके लिए 1 सीट क्या है आरक्षित की गई है। ठीक है। ठीक है, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी है ना, जैसे कॉमनवेल्थ में है, विक्रमादित्य पुरस्कार है, गोल्ड मेडलिस्ट है वगैरह, जो टाइप के खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनके लिए भी डेफिनेशन दी गई है। उनके वैज्ञानिक सहायक में 2 पोस्ट है, और क्या बोलते हैं असिस्टेंट में जो क्या है 1 पोस्ट रिजर्व की गई है। ठीक है। ठीक है, ये दिव्यांग सैनिक के लिए भी अलग से दिखा है, आरक्षण का प्रावधान यहाँ नीचे दिया गया है ना। देख लीजिए स्वतंत्र संग्राम खिलाड़ी या महिला आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी महिलाएं आती है, जो मूल निवासी होना चाहिए वो तो पता ही हो ना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कौन कौन इसमें एग्जाम दे सकता है। देखो इसमें रिक्वायरमेंट बीएससी मांगी गई है, आपके पास एमएससी है तो अच्छा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बीएससी में आपका 68% है, ठीक है, और किसी और कैंडिडेट का भी क्या 68% है, दोनों सेम कैंडिडेट है। ठीक है, बिना आरक्षण वाले, ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो उन दोनों में किसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जिसके पास एमएससी रहेगा, जो एमएससी जिसके पास रहेगा, है ना, जो भी विषय है, जीव विज्ञान भौतिक रसायन क्षेत्र, जो डोमेन जिसके लिए भी हो, जिस भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए यदि इसके पास एमएससी है तो उसको क्या करेंगे शॉर्ट लिस्टेड करने में प्रायोरिटी दी जाएगी ना। कंप्यूटर विज्ञान में उच्च अर्हता होगा तो उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रादेशिक सेना, जो भी सेना है प्रदेश में, जितनी कोई सी भी सेना है ना, मतलब पुलिस वुलिस सब आ गए ना, उसमें 2 वर्ष का न्यूनतम या अधिकतम अधिक तक सेवा, या न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम कितना भी हो, यदि उन्होंने दिया है ना, और वो भी इस एग्जाम को फॉर्म, इसका फॉर्म भर, क्योंकि पता है आपको पुलिस डिपार्टमेंट का होता है ये ठीक काम, तो उनको भी क्या होगी इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, और आरटी कैडेट, एनसीसी वगैरह जो होते हैं ना, एनएसएस में बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, एनसीसी एनएसएस नहीं है, एनसीसी में यदि बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो उसको भी क्या होगा प्राथमिकता दी जाएगी शॉर्ट लिस्टेड होने में। कोई पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड में, मेन एग्जाम में नहीं, मेन एग्जाम को फॉर्म भरने में जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसके लिए ये दी जाएगी। ठीक है, अब प्रयोगशाला के लिए भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। देखो यहाँ पर मैंने बताया नहीं ना सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट, जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के लिए क्या होगा, आपके पास जीव विज्ञान या फिर फॉरेंसिक साइंस के साथ में, या जीव विज्ञान में विशिष्ट है, फॉरेंसिक साइंस के साथ में बीएससी होना चाहिए। यदि आपका जीव विज्ञान है तो उसके अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक साइंस, है ना, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में यदि आपका बीएससी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स के लिए क्या होगा, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स वाले कौन कौन भर सकते हैं, फिजिक्स वाले कौन कौन भर सकते हैं, जिनके पास फिजिक्स में बीएससी हो या फिर फॉरेंसिक साइंस में बीएससी हो। फिजिक्स में कौन कौन सा हो गया, नाभिकीय विज्ञान, उपकरणीय विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक में बीएससी होना चाहिए, है ना, उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक बीएससी, है ना, बहुत सारे, सिविल बीएससी, मैकेनिकल बीएससी सभी ले लिया है इन्होंने, है ना। रसायन क्षेत्र में रसायन और विधि विज्ञान, रसायन में विशिष्ट तक क्या हो सकते हैं, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व किए गए। बाकी फॉरेंसिक वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वगैरह इनको क्या करा इन्वॉल्व नहीं किया, बायो जो एलाइड सब्जेक्ट दूसरे हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। कंप्यूटर विज्ञान में भी कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, है ना। NIELIT, इसका यदि सर्टिफिकेट है ए स्तरीय डिप्लोमा है ना, जैसे पीजीटीसी होता है ऐसा ही ये भी होता है, यदि वो डिप्लोमा है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सभी आवेदन कर सकते हैं, इनके लिए टिक लगाने का ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, कहाँ गया हमारा, हाँ, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला के लिए, है ना, वही जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान के साथ में, है ना, जीव विज्ञान बायो ग्रुप टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान सहायक सेल बायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए। भौतिक के लिए भौतिक शास्त्र विधि विज्ञान, मतलब विधि विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस होता है ना,
ना, और भौतिक शास्त्र, नाभिकीय विज्ञान ना, उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक में बीएससी होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए तो वही रसायन विज्ञान या फिर विज्ञान में होना चाहिए। इसमें आपको क्या होगा, रसायन ग्रुप होना चाहिए, प्योर केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। कंप्यूटर में वही कंप्यूटर और डिप्लोमा, है ना। इसमें क्या होगा, जो प्रादेशिक सेना वाले हैं उनको न्यूनतम 2 वर्ष इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और एनसीसी वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें एमएससी वालों का कोई रोल नहीं है। इसमें एमएससी के बेस पे क्या होगा, कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, इसमें बीएससी और ये दी जाएगी, ठीक है। चलिए, है ना। अब इसमें आयु सीमा का देखो, इसमें न्यूनतम आपके पास 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम क्या है, 40 वर्ष होना चाहिए। आप 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपकी आयु सीमा में कोई छूट मिलती है आपके स्टेट में, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे चयन प्रक्रिया में नीचे दीजिए ना। अब इसमें क्या है, परीक्षा कैसी होगी, है ना। परीक्षा एक ही बार में होगी, 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की होगी, लेकिन इसमें 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में, है ना, पहले पार्ट में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और फॉरेंसिक साइंस रहेगी, है ना। ये सब 10-10 नंबर की होगी, सभी को देना एग्जाम, सभी के लिए सेम एग्जाम रहेगी ना, 10-10 नंबर की ये होगी। फॉरेंसिक साइंस कितने नंबर की होगी, 25 नंबर की होगी। कंप्यूटर कंप्यूटर पूछेंगे 15 नंबर का, कंप्यूटर कितना पूछेंगे, 15 नंबर का। और यूपी की जो जानकारी, राज्य से संबंधित जो जानकारी, वो क्या होगी, 20 नंबर की होगी। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 नंबर का क्या होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 मिनट में ये क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स का भाग 1, जो भाग 1 है उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है फिजिक्स के लिए, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, तरंग ध्वनि, प्रकाशीय, विद्युत चुंबकीय तत्व, और इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, विकिरण एवं नाभिकीय भौतिकी, फॉरेंसिक में अनुप्रयोग भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी का उपकरण, ये इसमें रहेगा। केमिस्ट्री में तो वही है, जो केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस वही है जो एमपीपीएससी एसओ का है, ठीक है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, वही टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फॉरेंसिक, है ना, बायोकेमिस्ट्री, है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और क्या हो गया, स्पेक्ट्रो वाला जो है ना, इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री, वो वही है, सब सब्जेक्ट टॉपिक वही है। बायो में भी कोशिका जीव विज्ञान, आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान, मानव रचना एवं क्रियाविधि, रक्त एवं सेरोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, सेम सेम सिलेबस है उसका, है ना। जैव रसायन, फॉरेंसिक जैव विज्ञान और पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, ठीक है। मैथ्स के लिए अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, और विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता, उन्नत विषय जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमारा फिजिक्स, हमारा जो एमपीपीएससी में फिजिक्स है उसमें सिलेबस डिफरेंट है। यहाँ पर सिलेबस पूरा फिजिक्स का दे रखा है, उसमें फॉरेंसिक से रिलेटेड सिलेबस है। वो जो सिलेबस है वो हमारा आएगा फॉरेंसिक साइंस में ना। हमारा मैथ्स का सिलेबस तो है नहीं, मैथ्स क्या ऐसो बनाते ही नहीं है। फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या होगा, फॉरेंसिक, सामान्य फॉरेंसिक साइंस, अपराध स्थल अन्वेषण, ठीक है। भौतिक एवं जैविक साक्ष्य, फॉरेंसिक जीव विज्ञान, फॉरेंसिक रसायन विज्ञान, ठीक है। और संदिग्ध दस्तावेज, बैलिस्टिक भौतिकी, साइबर एवं डिजिटल फॉरेंसिक, ये सब हमारे इसके अंदर ये फिजिक्स वाले सिलेबस में थे, वो आएंगे ना। और कंप्यूटर जो भाग 2 है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब पूरा है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, एआई, इंटरनेट, है ना, ईमेल आईडी, प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग, ना, जो जनरल कंप्यूटर साइंस होता है वो, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से भाग 3 जो रहेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसमें इतिहास रहेगा, सांस्कृतिक रहेगा, पर्यटक, खनिज, खाद्य, वन जीव, समसामयिकी, है ना, ये सब इसके अंदर सिलेबस में इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। ये नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये 50 नंबर का, तो ये सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। फॉरेंसिक 25 नंबर का है, नहीं 40 नंबर का सब्जेक्ट का है, 1 2 3 तो 40 नंबर का सब्जेक्ट का है। 25 नंबर का फॉरेंसिक है, 15 नंबर का कंप्यूटर है, और 20 नंबर का क्या आपका यूपी है, ठीक है। जैसे 100 नंबर का ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए, एमपीपीएससी से किसी ने यदि फॉर्म भरा है, एमपी वालों ने किसी ने फॉर्म भरा है, तो आपके पास तो आपने कोर्स ले ही रखा होगा एमपीपीएससी एसओ का,
तो उसी में आपका काम हो जाएगा। आप एसओ केमिस्ट्री का ले रखा है तो आप बायो का ले लीजिए और फिजिक्स का ले लीजिए। फिजिक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और यदि कुछ होगा तो मैथ्स वगैरह की भी क्लासेस क्या हो गए इसके लिए स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह देखने की जानकारी के लिए आप क्या करते हैं, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए ना। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7974385716। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, है ना। तो आप अब हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे, ठीक है। यदि आपको केमिस्ट्री या फिर बायो का या फिजिक्स का अलग से इंडिविजुअल बैच चाहिए, वो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो वो 1499 में, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस वही है। आपके पास जो सिलेबस है ना, देखो आपके पास क्वेश्चन कम है, आपको सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरे सिलेबस में। हमारे पास क्या है, एमपीपीएससी में जितना सिलेबस है ना 10 नंबर का आपका, उतने सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। मतलब हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको फायदा होगा उसके लिए ना। आपको सिर्फ 10 ही नंबर का पूछना है, आपको बेसिक चीजें पूछी जाएगी, वो आपको उसमें आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके ही मिल जाएगी। आपको टेस्ट टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, उसी में आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिक असाइनमेंट हर टॉपिक के दो दो तीन तीन असाइनमेंट मिलेंगे, मतलब 140 के ऊपर असाइनमेंट है, ठीक है। हर यूनिट के तीन तीन चार चार टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे, कंबाइंड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और एफएलटी वगैरह भी मिलेगी, वो आपको सब प्रोवाइड करवाई जाएगी ना। यूपी की क्लासेस भी हम, यूपी जनरल जो है जीके, उसकी क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलिए, तो आप ये वाली सब जानकारी इस नंबर पे भेजिए, है ना। आपको जो भी लेना हो इन्फॉर्मेशन, वो इस नंबर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए, चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।